तारीख में कुछ लोग तख्त पर बैठकर मशहूर होते हैं और कुछ लोग मशहूर होकर तख्त बनाते हैं। बाबर बादशाह उन्हीं में से था। वो एक ऐसा हुक्मरान था जो शिकस्त से नहीं डरा, जो बेवतनी में भी बादशाह रहा और जिसने हिंदुस्तान में ऐसी सल्तनत रखी जो 300 साल तक कायम रही। बाब एक, वसत एशिया का सियासी माहौल। बाबर जिस दौर में पैदा हुआ वो दौर खाना जंगियों का था। तैमूरी शहजादे आपस में लड़ रहे थे, हर कोई समरकंद का मालिक बनना चाहता था। बाबर एक ऐसे माहौल में पिला जहां भाई भाई का दुश्मन था। बाब दो, वालिद की मौत और तख्त का बोझ। जब उमर शेख मिर्जा का इंतकाल हुआ तो बाबर को विरासत में तख्त मिला, मगर साथ में दुश्मन भी मिले। 12 साला बाबर को फौज संभालनी थी, रियासत बचानी थी, बड़ों की चालों को समझना था। यहीं से बाबर बच्चा नहीं रहा। बाब तीन, पहली बार समरकंद पर कब्जा। बाबर ने नौजवानी में ही सख्त सर्दी, कमजोर फौज, खाली खजाना के बावजूद समरकंद फतह किया। लेकिन फौज ने तनख्वाह मांगी, लोग वफादार न रहे, दुश्मनों ने साजिश की। चंद ही महीनों में बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा। ये बाबर की पहली बड़ी शिकस्त थी। बाब चार, अपनों की गद्दारी। बाबर के कई रिश्तेदार दुश्मनों से मिल गए, बाबर के खिलाफ साजिशें की। ये वो वक्त था जब बाबर ने लिखा, अपनों की तलवार दुश्मन से ज्यादा तेज होती है। बाब पांच, सब कुछ लुट जाना। बाबर एक वक्त ऐसा भी आया कि न तख्त रहा, न शहर, न पनाह। वो चंद वफादारों के साथ पहाड़ों में भटकता रहा। कभी चरवाहों के साथ रहा, कभी फाके किए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बाब छह, कुदरत से मोहब्बत। इन मुश्किल दिनों में बाबर पहाड़, दरिया, बागात से मोहब्बत करने लगा। वो कुदरत में सुकून तलाश करता था। यही वजह थी कि बाद में उसने हिंदुस्तान में बागात बनवाए, सब्जा और पानी को अहमियत दी। बाब सात, काबुल की मुकम्मल हुक्मरानी। 1504 ईस्वी में काबुल फतह करने के बाद बाबर ने अमन कायम किया, लूट मार बंद की, फौज को तनख्वाह दी। काबुल पहली जगह थी जहां बाबर को सच्चा सुकून, अवाम की मोहब्बत, मजबूत इख्तदार मिला। बाब आठ, हिंदुस्तान के हालात। हिंदुस्तान में लोधी सल्तनत कमजोर थी, उमरा नाराज थे, अवाम जुल्म से तंग थे। इब्राहिम लोधी, जिद्दी, जालिम, मशवरा न मानने वाला, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बाब नौ, हिंदुस्तान आने का फैसला। बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि मुस्तकिल सल्तनत के लिए किया। उसने कहा, यहां जमीन जरखेज है, लोग मेहनती हैं, यहां सल्तनत बन सकती है। बाब 10, पानीपत से पहले की रात, जंग से एक रात पहले बाबर ने शराब छोड़ दी, तोबा की फौज को हौसला दिया। उसने कहा, हम हक पर हैं, अल्लाह हमारे साथ है। बाब 11, पानीपत की जंग मुकम्मल मंजर। तोपों की गरज, गिर्दो गुबार, हाथियों की चीखें और फिर लोधी की शिकस्त, बाबर की फतह। ये जंग सिर्फ 2 घंटे में फैसला हो गई। बाब 12, दिल्ली में दाखिला। बाबर जब दिल्ली आया तो उसने कत्लेआम नहीं किया, मसाजिद की हिफाजत की, अवाम को अमान दी। यही वजह थी कि लोग जल्द उसके साथ हो गए। बाब 13, राणा सांगा। सबसे बड़ा दुश्मन राणा सांगा, बहादुर, ताकतवर राजपूतों का सरदार। खानवा की जंग में बाबर तकरीबन हारने वाला था, मगर उसने हिम्मत न छोड़ी, आखिरकार मुगल जीत गए। बाब 14, बाबर का इंसाफ। बाबर ने नाजायज टैक्स खत्म किए, गरीबों की मदद की, फौज को नज्म सिखाया। वो सख्त था मगर जालिम नहीं। ये कोई आम बादशाह की मौत नहीं थी, ये एक जद्दोजहद की तकमील थी। बाबर वो शख्स था जिसने जिंदगी का आगाज तख्त से किया, मगर जवानी जलावतनी में गुजारी और बुढ़ापा सल्तनत बनाकर पाया। वो शख्स जो कभी बर्फीले पहाड़ों में भूखा सोया, चंद वफादारों के साथ दर बदर फिरा, अपनों की गद्दारी का जख्म सहता रहा। आज वही शख्स हिंदुस्तान का शहंशाह था। बाबर का आखिरी वक्त। जब बाबर की सेहत दिन बदन कमजोर होने लगी तो दरबार खामोश हो गया, फौज परेशान हो गई, अवाम दुआ करने लगे। बाबर जानता था कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। उसने अपने बेटे हुमायूं को पास बुलाया, उसे गले लगाया और कहा, सल्तनत तलवार से नहीं, इंसाफ से चलती है, अवाम को अपना खानदान समझना। ये सिर्फ नसीहत नहीं थी,
یہ ایک باپ کی آخری وصیت تھی، وہ دعا جس نے تاریخ بدل دی۔ جب ہمایوں شدید بیمار ہوا تو بابر خود کمزور تھا مگر باپ کا دل طاقتور تھا۔ اس نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر کسی کی جان لینی ہو تو میرے بیٹے کی نہیں، میری لے لے۔ کچھ ہی دنوں میں ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور بابر بستر مرد پر آ گیا۔ یہ قربانی تخت کی نہیں، سلطنت کی نہیں، بلکہ باپ ہونے کی عظمت کی تھی۔ بابر کی وفات 26 دسمبر 1530 عیسوی، وہ دن جب مغل دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ کابل سے دہلی تک خاموشی چھا گئی۔ بابر بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن وہ مرا نہیں، کیونکہ اس کی سوچ زندہ تھی، اس کا نظام زندہ تھا، اس کی بنیاد رکھی ہوئی سلطنت زندہ تھی۔ قبر نہیں، پیغام چھوڑ گیا۔ بابر کی خواہش تھی، مجھے کسی محل میں دفن نہ کرنا، مجھے کھلے آسمان کے نیچے سلا دینا۔ اسی لیے اسے کابل میں دفن کیا گیا، جہاں پہاڑ ہیں، ہوا ہے، خاموشی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی بابر کو پسند تھی۔ بابر کے بعد لوگ سمجھتے تھے یہ سلطنت زیادہ دن نہیں چلے گی، لیکن وقت نے ثابت کیا۔ ہمایوں آیا، اکبر آیا، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب آئے، اور یہ سب اسی درخت کی شاخیں تھے جس کا بیج بابر نے بویا تھا۔ تاریخ کا فیصلہ، بابر سب سے امیر بادشاہ نہیں تھا، سب سے طاقتور بادشاہ نہیں تھا، لیکن وہ سب سے حوصلہ مند تھا، سب سے سچا تھا، سب سے محنتی تھا۔ وہ ہارا مگر ٹوٹا نہیں، وہ گرا مگر رکا نہیں۔ آخری پیغام، اگر آپ سمجھتے ہیں حالات آپ کے خلاف ہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا، لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، تو بابر کو یاد رکھنا، ایک بے وطن لڑکا جس کے پاس نہ فوج تھی، نہ خزانہ، نہ سلطنت، لیکن ایمان تھا، صبر تھا، ہمت تھی، اور اسی نے اسے ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا۔ بابر مر گیا، مگر بابر کی کہانی